चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4 का क्या है, और 4 के क्या में क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्क्रीन पर देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तो यहां पर हमें तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी निकाल के दिखानी है, 2 ला करके दिखानी है। तो अब यहाँ पर तुल्यता संबंध के बारे में हमें पता होना चाहिए तुल्यता संबंध क्या है। इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा क्या है वो देखेंगे। हमारी इस क्वेश्चन में मुख्य अवधारणा, तो इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या है, मुख्य अवधारणा में यहां पर है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में क्या होता है, तुल्यता संबंध में हमारे जो पार्ट में पहले वाले पार्ट में दिखाया था, हमने 3 संबंध सिद्ध करे थे। कौन कौन से? स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। यदि किसी संबंध में ये तीनों संबंध स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं तुल्यता संबंध क्या है। तुल्यता संबंध के अंदर हमारे 3 आते हैं। सबसे पहले क्या है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन है? स्वतुल्य के होने के लिए कंडीशन होती है सभी या प्रत्येक x बिलोंग्स टू a। यदि हमारे पास में a कोई समुच्चय है, सेट है, और सारे के सारे x किस में बिलोंग कर रहे हैं? उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। x सारे के सारे किस में जा रहे हैं? समुच्चय a में जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? कृमि त्रिगुण x x बिलोंग करेगा R में। R क्या है? हमारा संबंध है। ऐसे ही अब दूसरा क्या है? सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए क्या कंडीशन है? फॉर ऑल प्रत्येक x y बिलोंग्स टू a। प्रत्येक x y के लिए क्या होना चाहिए? यदि x y बिलोंग कर रहा है किसमें? R में, तब y x भी किसमें बिलोंग करना चाहिए? R में। तो इससे क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध। मतलब यदि कोई कृमि त्रिगुण ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका पलटा हुआ, मतलब इसको उलट के लिख देंगे, पहले y और इसका x किस में बिलोंग करना चाहिए? संबंध में, संबंध R में। तो R को हम क्या कहेंगे? सम्मित संबंध। और तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या होते हैं कंडीशन? संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है प्रत्येक x y z के लिए यदि x y z बिलोंग कर रहा है समुच्चय A को, तब x और y किस में होने चाहिए? R में, तथा y z किस में होने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए R को। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कह सकते हैं कि इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव किसमें बिलोंग करें? R में। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे R हमारा संबंध क्या है? संक्रामक है। तो ये हमारी हो गई मुख्य अवधारणा। तो समुच्चय A दे रखा है और A में कितना एलिमेंट दे रखे हैं? 1 2 3। तो समुच्चय के अंदर हमारे क्या है? 3 एलिमेंट हैं। अब उसने ये कहा है सिद्ध करने में कि तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होनी चाहिए? केवल 2 होनी चाहिए, जिसके अंदर कौन कौन से कृमि त्रिगुण? 1 2 तथा 2 1 अंतर्विष्ट करते हो। अंतर्विष्ट का मतलब ये दोनों अवयव यदि हम उस संबंध के अंदर रखेंगे तो ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक संबंध पहले लेंगे R1। R1 के अंदर हम क्या करते हैं? हम इसके, हमें स्वतुल्य भी देखना, सम्मित भी देखना, संक्रामक भी देखना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, और ये दोनों जो हमारे कृमि त्रिगुण दे रखे हैं इनको भी इसमें डाल देते हैं संबंध के अंदर। तो अब हमें चेक करना है इस संबंध में, क्या चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए समुच्चय में प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक x किसके अंदर है? A के। तब यदि
कोई भी एलिमेंट x a में जा रहा है तो a का जो कृमित युग्म बनेगा x को लेकर के जो कृमित युग्म बनेगा वो क्या बनेगा x। तो यहाँ पर ये देखो हमारे समुच्चय में कितने अवयव हैं 1 2 3। तो अब इनके सबके क्या होने चाहिए सेम कृमित युग्म, सेम अवयव से क्या बनने चाहिए कृमित युग्म बनने चाहिए। देखो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब इसके आगे के क्या हो सकते हैं, ये तो हमारे इसमें है 1 2 2 1। तो फिर क्या कहलाएगा ये हमारा संबंध R1 क्या कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। अब इसका सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित के लिए भी क्या है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है A को, तो अब एक्स वाई यदि बिलोंग कर रहा है R को तो इसका पलटा हुआ मतलब इसको पलट करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा वाई एक्स बिलोंग कर रहा है R को। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो 1 1 है, 1 को पलट के लिख लो तब भी 1 1 आएगा। ये क्या है 2 2 है, 2 2 को पलट के लिखेंगे तब भी 2 2 आएगा। 3 है, 3 3 है, पलट के लिखोगे तब भी 3 3 आएगा। अब इसमें क्या दे रखा है 1 2, तो 1 2 का पलट के लिखेंगे तो क्या आ रहा है 2 1। तो यहां से क्या पता लगा R1 हमारा क्या हो गया सम्मित भी हो गया। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक के लिए देख लो कंडीशन क्या है, तो इसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1 1। अब 1 1 से क्या लिया हमने फिर 1 1 ले लिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स वाई है तो अगला क्या आ रहा वाई जेड, तो एक्स वाई वाई जेड। तो ऐसे यहाँ पर देखो 1 1। अब यहाँ से देखो 1 आ रहा तो 1 से ये शुरू हो रहा है 1 2। तो इसका पहला और इसका बाद का देखो इसके अंदर है नहीं है, तो इसका पहला क्या है 1 और इसका बाद क्या है 2। देखो आ रहा है 2 1, तो ये भी हो गया। अब इसको ले लेते हैं 2 2 2 2 लिया तो 2 2 2 से अगले वाला क्या है 2 1। इस वाले के लिए देखो 2 2 अगला क्या ले लिया 2 1। तो इसका पहला इसका बाद का क्या बन गया 2 1। तो 2 1 इसमें है ऑलरेडी। अब 3 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 3 तो अकेला ही है इसमें, तो 3 3 से तो हमने कोई बनाया नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो गया हमारा R1 हमारा क्या कहलाएगा संक्रामक। तो इस तरीके से R1 क्या है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो R1 हमारा क्या कहलाएगा तुल्यता संबंध। अब दूसरा संबंध और बना लेते हैं R2। तो R2 हमने बना लिया। R2 में हमने क्या लिखा ये दोनों जो कृमित युग्म दे रखे हैं इन्हीं को लिख लिया हमने 1 2 2 1 ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे हमें स्वतुल्य लाना है। तो स्वतुल्य लाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें स्वतुल्य लाने के लिए 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा, 3 3 लेना पड़ेगा। अब हमें और क्या अवयव रखने हैं इसमें, तो हम क्या अवयव रखें इतना तो हम पहले कर चुके हैं। तो अब अवयव आगे के क्या रखेंगे, तो हम क्या करेंगे हम जानते हैं जो हमारा R होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का। तो पहले हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस A निकालेंगे। A क्रॉस A निकालना पिछले वाले पार्ट में भी सिखाया था, तो कैसे निकालेंगे, जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो पिछले पार्ट से देख करके निकाल लेना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ A क्रॉस A। तो क्या करेंगे 1 को 1 के साथ में, फिर 1 को 2 के साथ में, फिर 1 को 3 के साथ में लेकर के कृमित युग्म बनाएंगे। तो ये बन गया 1 1 1 2 1 3। उसके बाद 2 के साथ बनाएंगे 2 1 2 2 2 3। इसके बाद किसके साथ बनाएंगे 3 के साथ बनाएंगे। तो 3 के साथ बना लेते हैं 3 1 3 2 3 3। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा A क्रॉस A। तो इसी में से हम क्या करेंगे R2 के अंदर अवयव डालेंगे। तो अवयव कौन कौन से डालने हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देख लिया 3 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। 1 2 आया है तो 1 2 के लिए क्या आना चाहिए, तो 1 2 वाले से तो हमें स्वतुल्य में कुछ नहीं हेल्प मिलेगी। हम क्या करेंगे इसको देखेंगे 1 1 आ रहा है सही है, 2 2 आ रहा है ये भी सही है, 3 3 आ रहा है ये भी सही है। ये तो पिछले वाला ही सेट हो गया। तो अब इनमें से एक एलिमेंट उठा लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, देखो हम इसमें से क्या क्या ले चुके 1 1 हमारे पास में हो चुका, 1 2 भी है। अब इसमें से 2 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो अब इन एलिमेंट्स में से लेने हैं। तो हम एलिमेंट्स में से ले लेते हैं क्या 2 3 ले लिया हमने, जैसे 2 3 2 3 सम्मित के लिए देखो 2 3 का उल्टा क्या आएगा
3 2। अब सारे चेक करो, स्वतुल्य हो चुका। सममित के लिए क्या होने चाहिए, सबके पलटे में होने चाहिए, 1 2 2 1 सही है, 1 1 2 2 3 3 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी आ रहा है। अब हम संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक में क्या आता है, यदि एक्स वाई आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, तो इसका पहला और इसका बाद का आना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं, 1 2 अगर हमने लिया तो 2 1, तो क्या आ गया 1, इसका पहला और इसका बाद का 1 1 है इसमें। अब यहां से बात करो, अगर हमने 2 1 लिया तो 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो क्या देखेंगे 2 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो क्या इसका पहला है 2 और इसका बाद का क्या है 1, तो 2 1 बना, 2 1 इसमें ऑलरेडी है। अब यहां से फिर से देखो, हमने क्या देखा यहाँ पर, अब 1 1 वाला तो हम ले चुके थे, अब 2 2 से देखो, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 2, फिर 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3, तो इसका पहला और इसका बाद का, तो क्या बना 2 3, तो 2 3 इसमें पहले से ये रहा। अब इसको देखेंगे हम अगले वाले से, 3 3 से, तो 3 3, अब 3 से प्रारंभ कौन सा हो रहा है 3 2, अब इसका पहला और इसका बाद का, तो क्या बना 3 2, 3 2 इसमें ऑलरेडी है। अब 2 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 2 3 के लिए चेक करेंगे, 2 3 और क्या आ रहा है 3 2, तो इसका पहला इसका बाद का क्या हो गया 2 2 आ रहा है पहले से इसमें। अब और चेक कर लो, जो भी बच रहा है हमारे पास में, यहां से चेक कर लेते हैं, 1 2 आ रहा है, 1 2 के लिए फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो 1 2 2 3, तो क्या बचा इसका पहला इसका बाद का, क्या बना 1 3, इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 3 भी डालना पड़ेगा, तो 1 3 डालेंगे। अब 1 3 हमने ये ले लिया, 1 3। अब अगर हमने 1 3 लिया है तो इसका सम्मित भी होना चाहिए, तो इसका सम्मित क्या आएगा 3 1, क्या आ गया 3 1। अब ये सारे के सारे इसमें चले गए हैं, तो इससे ज्यादा और हम कुछ ले ही नहीं सकते, तो R2 हमारा प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या प्रदर्शित कर रहा है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए हम R2 को क्या कह सकते हैं, R2 तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमारे कितने संबंध बने, R1 पहला संबंध, R2 दूसरा संबंध, और इन दोनों संबंधों के अंदर क्या आ रहा है, ये दोनों कृमि त्रिगुण आए हुए हैं। हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है कि 1 2 2 1 कृमि त्रिगुण लेकर के केवल और केवल क्या बन सकते हैं, 2 संबंध बन सकते हैं, जो क्या होंगे, तुल्यता संबंध होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। फंक्शन दे रखा है f(x = x² - 4x + 6। यहां पर अंतराल पूछा है कब, दो कंडीशन दे रखे हैं, जब फलन f(x) क्या है, वर्धमान है, और सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, ह्रासमान है। तो दोनों पार्ट में हमसे पूछा है अंतराल, तो हम क्या करेंगे, अंतराल निकालने से पहले हम इसका अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करना तुम लोग जानते हो, तो x² का क्या हो जाएगा 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 4 ऐसे कैसे आएगा, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, फलन, क्योंकि फलन हमारा मतलब f जो है क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान है, फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। और वर्धमान की कंडीशन क्या होती है, f(x) greater than equals to 0। यदि हमारा फलन वर्धमान होता है तो कंडीशन क्या होते हैं, f(x) greater than equals to 0। इसका हमने f(x) निकाल रखा है डिफरेंशिएशन फंक्शन का, इसको यहां रख दो, 2x - 4 greater than equals to 0। यहां से क्या कॉमन है 2, तो क्या आ गया x - 2 equals to 0। 2 को 0 में पहुंचा देंगे, ये बचा x - 2 greater than equals to 0। अब इस 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x greater than equals to 2। तो यहां से हमारा जो अंतराल बना क्या बना, ये कह रहा x बड़ा है 2 से, क्या है x 2 से बड़ा है, और x 2 से बड़ा कहां तक होगा, अनंत तक होगा, क्योंकि 2 से बड़ा क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और कहां तक चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा हमारा अनंत तक। तो हम यहां पर जो x को लिखेंगे या अंतराल को लिखेंगे
x हमारा जो बिलोंग कर रहा है किस अंतराल में बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर के और कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो जब ग्रेटर देन भी हो और इक्वल्स टू हो तो ये होता है बंद अंतराल का चिन्ह। तो ये बंद अंतराल है और अनंत पे हमेशा क्या लगता है, खुला अंतराल। तो ये हमारा किसके लिए अंतराल आ गया है, जब फलन वर्धमान है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, जब फलन क्या है, हासमान है। तो यहां लिखेंगे चूंकि f क्या है, हासमान फलन है, हासमान है। जब हासमान है तो इसलिए हम कंडीशन जानते हैं कि f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब डैश x हमने निकाल रखा है, रख देंगे इसमें 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से 2 कॉमन, क्या बचा, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 को 0 में पहुंचा देंगे तो क्या बचा, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहां पर देखो x क्या बता रहा है, x छोटा है 2 से। अब 2 से कहां तक छोटा जाएगा, 2 पर हमारा है बंद अंतराल और छोटा करते चले जाएंगे, 2 से छोटा 1 0 माइनस 1 माइनस 2 डॉट डॉट कहां तक चलता चला जाएगा, माइनस के अनंत तक छोटा होता चला जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे x बिलोंग किस में कर रहा है, माइनस अनंत से लेकर के बंद अंतराल 2 तक। ये हमारे क्या आ गए, दोनों पार्ट के लिए अंतराल आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, अवकल समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। तो अब हम अवकल समीकरण को सोल्व करने का जो मेथड जानते हैं उसके तरफ चलते हैं। तो अवकल समीकरण सोल्व करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं यदि अवकल समीकरण में कांस्टेंट आए हैं तो जितने कांस्टेंट आते हैं उतने ही बार उस डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकलन ज्ञात करते हैं और अवकलन ज्ञात करने के बाद उन जो हमारे अचर आए हैं, कांस्टेंट आए हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं उसमें से और हमारी क्या मिल जाती है, अवकल समीकरण का हल मिल जाता है। अब दूसरे में क्या होता है, x को dx के पास भेजते हैं और y को dy के पास भेजते हैं। उसके बाद उस पर इंटीग्रेशन लगाकर उसको क्या कर देते हैं, उसको हल कर देते हैं और जो मिलता है वो अवकल समीकरण का हल मिलता है। तो देख लेते हैं किस टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर हम x y को अलग अलग करें तो वो अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले सबसे पहले dy और dx का मान निकाल लेंगे, चेक करेंगे समघात अवकल समीकरण है या नहीं। तो समघात अवकल समीकरण के लिए क्या होता है, ऊपर वाली घात नीचे वाली घात के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने हैं, x की घात 1 प्लस y की घात 1, नीचे भी x की घात 1 है माइनस y की घात 1 है। तो यहाँ पर सबकी घात क्या आ रही है, 1 1। तो ये अवकल समीकरण कौन सा अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण हमारा हुआ समघात अवकल समीकरण, क्योंकि इसमें जो हमारे चर आए हैं, वेरिएबल आए हैं, उनकी घात सब जगह क्या है, समान है। समान वेरिएबल वाली घात को हम क्या बोलते हैं, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, मान लेते हैं, माना क्या ले लेते हैं, y इक्वल्स टू vx, ये ले लिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, dy बटे dx। अब ये दो फंक्शन एक साथ आए हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। यहां देखेंगे तो क्या बन गया, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, ये बन गया 1। तो ये हो गया हमारा dy बटे dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बटे dx। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस सारे को ना दिखा करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना y बराबर vx तथा dy अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस x dv ओवर dx। इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1 और ये दोनों मान y का भी और dy और dx का भी किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो dy बटे dx का मान क्या है, dy बटे dx का मान ये है, तो रखेंगे v प्लस x dv बटे dx इक्वल्स टू x हमारा ऐसे का ऐसे रखेंगे 2
और y के स्थान पे क्या है हमारा, y बराबर है हमारा vx। अब ऐसे नीचे करेंगे, x ऐसे रहेगा, माइनस y के स्थान पे क्या है vx, ऊपर से x कॉमन, नीचे से भी x कॉमन, तो यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यहाँ हो गया 1 + 2v, और नीचे से x कॉमन लेंगे, ये हो गया 1 - v, x से x कट गया, तो ये हमारा इस साइड का ऐसे रहेगा dv/dx। अब v वाले एक साइड में ले जाएंगे, इस v वाले को इधर ले जाओ, तो ये बन गया x dv/dx = 1 + 2v/1 - v, इस v को उधर लेके जाएंगे, ये भी हो गया माइनस का, इसका एलसीएम लेंगे, x dv/dx = तो इसका एलसीएम क्या आ गया 1 - v, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसके ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे 2v, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो -v की मल्टीप्लाई करनी है, तो -v की से मल्टीप्लाई करें -v, माइनस माइनस प्लस v की v में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया v²। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे, तो सोल्व करके लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे, x dv/dx। अब क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये हो गया हमारा सबसे पहले v², इसके बाद 2v में से एक v घटाएंगे, तो ये बचा v, उसके बाद यहाँ बचेगा +1 अपॉन क्या रहा है 1 - v। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से v वाले को पहला लाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो और भाग वाले को क्या ले जाएंगे ऊपर, और ऊपर वाले को भाग में, तो ये हमने ऐसे लिख लिया v-1 अपॉन v² + v+1 dv, और यहां से माइनस जो कॉमन लिया था हमने वो माइनस ये रहा, और x जब ऊपर है इसे दूसरी साइड में भेजेंगे तो कहां जाएगा, ये गुणा वाला जाता है भाग में, तो ये होगा 1/x, और ये dx इधर जाएगा, तो ये आ गया हमारा dx। तो अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन करने का एक मेथड होता है, यदि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट log वाला फॉर्मूला लग जाता है। अब यहाँ पर देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2v, ठीक है, प्लस v का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, क्या है 2v+1, ये बनना चाहिए ऊपर, तो अब ये नहीं है, तो या तो इसको एडजस्ट कर लो, वरना फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे कर लेते हैं, दोनों साइड 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, तो देखो ये हो गया 2v, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई, और हमें क्या लाना है, हमें लाना +1, तो हमने +1 ये लिख लिया। अब 2 की मल्टीप्लाई सारे में करी थी, तो एक तो 2 ये हो गया, और एक 1 प्लस करा है, तो इतना ही -1 भी लिखना पड़ेगा, -2 और माइनस का 1 करना पड़ेगा, तो ये बन गया हमारा -3। अपॉन वाला हमने ऐसे लिख लिया v² + v+1 dv, और इसको चाहो तो यहाँ पर क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, log x का। अब इंटीग्रेशन करा है तो क्या आ जाएगा, एक अचर पद। अब यहाँ पे देखो, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा हमारा 2v+1 अपॉन v² + v+1 dv, माइनस ये 3 हमारा क्या है अचर, इसे बाहर निकाल लो, 1/v² + v+1 dv = log x + c। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, ऊपर रखा हुआ है, तो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, log लगा करके नीचे वाला लिख लेते हैं, v² + v+1 और ये -3। अब इसको कैसे करना है, तो इसको बनाएंगे हम पूर्ण वर्ग, क्योंकि पूर्ण वर्ग से होगा। अब ये इसका ना तो फैक्टर हो रहे हैं और ना ही कुछ हो रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, अगर किसी का इंटीग्रेशन ना हो और नीचे क्या बन गई हो द्विघात समीकरण, और उसके फैक्टर भी ना हो रहे हो, तो क्या करते हैं उसका हमें पूर्ण वर्ग वाले मेथड से करते हैं। तो पूर्ण वर्ग वाला मेथड क्या होता है,
पहले क्या लिखते हैं, घात 2 वाले को ऐसे लिख लेते हैं, फिर जो v है या x है उसकी गुणा में देखते हैं क्या है, उसकी गुणा में क्या रहा, 1 का आधा करो, 1 का आधा करेंगे 1/2, 1/2 का वर्ग करो तो क्या आ गया 1/4, 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 घटा देंगे। तो करो इसमें v लिख लिया, 1/4 हमने जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया और ये प्लस का 1 ऐसे का ऐसे रखा और ये dv। अब हम क्या करेंगे, अब बाकी का क्वेश्चन जो है वो ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया हमने log x प्लस c। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3। अब इसको फॉर्मूले बदलना है तो इसको लिख लेंगे हम क्या, ये 1/2 का स्क्वायर है तो यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला बन गया a प्लस b की घात 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे इसको देखो 4 एकम 4, 4 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 3 और बटे 4 dv इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c। इसको ऐसे कैसे रखेंगे, log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3। अब ये देखो इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख लेंगे हम √3/2 का होल स्क्वायर dv इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x वाला। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखो ये होता है, अगर इंटीग्रेशन में लिखा हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो तो करेंगे log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3 और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या रहा 1/a, a हमारा ये हो गया तो a को लिखिए क्या हो गया 1/a। तो 1/a हमारा ये है तो 1/a लिखेंगे 1/a। फिर क्या है, फिर हमारा है tan इनवर्स x अपॉन a, x हमारा ये हो गया v प्लस 1/2 अपॉन a हमारा क्या होगा √3/2। अब क्या है प्लस में तो c हम जोड़ने जोड़े रखा हमने यहाँ तो c log x प्लस c। अब इसको सोल्व कर लेंगे। एक हमारे यहाँ पर देखो 2 छुटा हुआ है, हमने यहाँ पर 2 से गुणा करी थी तो इस साइड में 2 छुटा हुआ है तो 2 की गुणा यहाँ भी दिखा देंगे 2 और इस 2 को क्या कर देंगे हम log के नियम से 2 को लिख देंगे x की घात में। तो ये घात 2 और घात 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो सोल्व करके देखो क्या बनेगा, log ये हो गया हमारा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस ये 2 तो पहुंच जाएगा ऊपर और √3 से 3 को भाग करेंगे तो ये आएगा √3 और ये 2 नीचे से ऊपर आ गया, इसका एलसीएम लेंगे और 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स क्या बना, ये बन गया 2v प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा अपॉन में √3 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है माइनस log x स्क्वायर और प्लस c। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि y बराबर क्या था vx, इसलिए यहाँ से हमारा क्या बनेगा, इसलिए हमारा यहाँ से बनेगा v इक्वल्स टू y अपॉन x। रख दो इसमें तो रखेंगे log v के स्थान पर हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y अपॉन x प्लस 1 और हम क्या करेंगे साथ में इस log x को भी इधर ले आएंगे तो ये log वाला इधर आएगा तो ये बन गया प्लस log x स्क्वायर माइनस 2√3 tan इनवर्स अब 2 v का मान क्या है y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 और इक्वल्स टू में क्या हमारा यहाँ पर c। तो करते हैं इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारा log x
तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस इस एक्स से घात कटेगी, एक एक्स बचेगा, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो ये बन गया एक्स वाई प्लस इसकी यहाँ गुणा करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स के एक में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2y प्लस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा √3x और प्लस c। अब देखो लोग प्लस वाले हैं तो प्लस वाले लोग क्या हो जाते हैं, गुणा में बदल जाते हैं। तो गुणा में बदलने पर इस जब गुणा में बदलेंगे ये वाला इसकी गुणा में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y बटे में √3x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन काफी लेंथी था पर इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लीजिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक पासे को 2 बार उछाला गया, मान ले ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाता है। घटनाओं ए और बी के स्वतंत्रता का परीक्षण कीजिए। एक पासा लिया, पासे को क्या करा, पहले 2 बार उछाला जा रहा है पासे को, पहले एक बार उछाला तो कुछ नंबर आया होगा, फिर दूसरी बार उछाला तो कुछ नंबर आया होगा। तो यहाँ पर किसी पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि जब हमारा पहली बार उछाला गया तो पहली बार में जो विषम संख्या आ रही है वो उस घटना को ए से दर्शाते हैं, और जब दूसरी बार में विषम संख्या आती है तो उसे किससे दर्शाते हैं, बी से। दोनों घटनाओं के स्वतंत्रता का परीक्षण करना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब किसी पासे को उछालते हैं तो उसके कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं, पहले कुल संभावनाएं देख लेते हैं। तो कुल संभावना देखेंगे तो कुल संभावना मान के चलो हमने एक पासा पहली बार उछाला तो पहली बार में मान के चलो 1 आया। अब उस पासे को दूसरी बार उछाला तो हो सकता है 1 ही आ जाए, या ऐसा हो सकता है हमने पहली बार उछाला 1 आया, दूसरी बार में 2 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 भी हो सकता है, 1 के साथ क्या हो सकता है 5 हो सकता है, और 1 के साथ क्या हो सकता है 6। अब ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है पहली बार में 2 आया हो, 2 के साथ में क्या आया हो दूसरी छाल में 1, या 2 के साथ में क्या आया हो 2, या 2 के साथ में क्या आया हो 3, 2 के साथ में क्या आया हो 4, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6। ऐसा भी ना हुआ हो तो ऐसा हो सकता है पहली बार में क्या आया हो 3 और दूसरी बार में 1, पहली बार में 3, दूसरी बार में 2, पहली बार में 3, 6। तो इस तरीके से हमारी टोटल घटनाएं क्या आ गई, ये होंगी 36। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर को है और 6 इधर को है, तो 6 6 36 हो गए टोटल। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, यहाँ पर हमारी कुल घटनाएं हो गई 36। अब उसने कहा था ए वे घटना है जिसमें पहले क्या आया हो विषम। तो पहले विषम देखो, विषम ये सब विषम वाले हैं, पहली बार में क्या आया है विषम। यहाँ पे देखो पहली बार में सम वाली लाइन हो गई, ये विषम वाली लाइन हो गई, ये सम वाली, ये विषम वाली, ये सम वाली। कुल मिलाकर हमें दिखाई दे रहा है कि आधे इसमें सम है और आधे इसमें विषम है। तो विषम, तो यहाँ पर कुल संभावनाएं, कुल संभावना हमारे पास में कितनी है 36। अब यहां पर लिखेंगे पहली बार में विषम होने की संभावना, पहली बार में जो विषम हो रही है वो 18। इस घटना को किससे दर्शाया है, ए से दर्शाया है इस घटना को, और दूसरी घटना को बी,
बी दूसरी बार में क्या है, दूसरी बार में विषम संख्या, विषम होने की संभावना। तो विषम संख्या होने की संभावना भी कितनी है दूसरी बार में, देख लो दूसरी बार में, देखो यहां पर क्या है 1, अब ये सम आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये भी संभावना कितनी बन गई हमारी 18। अब इसने कहा दोनों घटनाओं की क्या निकालनी है, स्वतंत्रता होने के लिए परीक्षण करना है हमें। अब दोनों में वैनिष्ठ घटनाएं ढूंढते हैं। दोनों वैनिष्ठ मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो दोनों में वैनिष्ठ मतलब दोनों ही विषम हो। देखो ये एक एक विषम है, 1 3 विषम है, 1 5 विषम है, इसमें देखो ये वाली नहीं होगी, 3 1 विषम है, 3 3 विषम, 3 5 विषम, ये नहीं हो सकता। इसमें ये वाला विषम, इसमें ये वाला विषम। अब देखो कितनी घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आ गया, दोनों बार में विषम होने की संभावना। तो ये कितनी घटनाएं हैं, 9। अब हम जानते हैं जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, पी ए निकालना पड़ेगा। तो पी ए कैसे निकालेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बटे एन एस, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। पी ई बराबर होता है, तो हाँ एन ई लिखते हैं, या पी ए है तो पी ए लिख लेंगे। तो क्या आ गया, एन ए का मान नंबर ऑफ ए की घटना कितनी है 18, और क्या नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल संभावना है 36। तो इसको हमने सोल्व करा, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो कितना आ गया 1/2। अब क्या निकालेंगे, पी बी निकालेंगे। तो पी बी बराबर क्या हो गया, एन बी बटे एन एस। तो इसमें भी सेम ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ बी 18 है और ये क्या है 36। 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो ये कितना आ गया 1/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसकी घटना कितनी है टोटल, इसकी घटना है हमारी 9। तो ये होगा 9/36, 9 एकम 9, 9 चौक 36। कितना आ गया 1/4 आ गया। अब यहां पर हम देखेंगे चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, दोनों का मान रख दो। इसका मान कितना है 1/4, ये 1/2 गुणा 1/2, तो ये होगा 1/4 बराबर 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो दोनों घटनाएं हैं वो क्या है, स्वतंत्र है। तो लिख देंगे इसलिए दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।